सोनम ने कायरा के हाथ को कसकर पकड़ रखा था। वह देखने में काफी डरी हुई नजर आ रही थी। उसके हाथ पैर कांप रहे थे, जिसे देखकर कायरा ने उसकी तरफ देखा। जब उसने उसे इतना डरा हुआ देखा तो उसे ना जाने क्यों, लेकिन उसे बुरा लगने लगा। तभी चार बाइक्स और आई जो जोर से उनके टायर्स घिसटते हुए रुकी और उन पर से चार लड़के उतरे। और जब उन्होंने भी उन लड़कों को जमीन पर ऐसे गिरे हुए देखा तो उनकी आंखों में गुस्सा दिखाई देने लगा। तो वह सब लोग भी काफी ज्यादा हैंडसम थे। तभी एक लड़के ने उस लड़के को कहा, यहाँ पर क्या हुआ था अर्पित? अर्पित, जो कि इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में था, उसने इधर उधर देखते हुए गुस्से के साथ कहा, मुझे कोई बताएगा कि यहाँ पर मेरे दोस्तों को हाथ लगाया किसने? किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो मेरे दोस्तों को हाथ लगाए? और जब कोई नहीं बोला तो उसने जोर से चिल्लाया, बताओ मुझे। उसकी बात को सुनकर सब लोगों ने अपने चेहरे को नीचे झुका लिया था। वहीं अजय ने करण से अर्पित की तरफ देखते हुए कहा, ये तो अर्पित बद्रा है ना? बद्रा इंटरप्राइजेस का एक लौता वारिस, वह भी दिल्ली में क्या कर रहा है? बद्रा फैमिली मुंबई की दूसरी सबसे बड़ी फैमिली थी और अर्पित बद्रा अपने गुस्से और खड़ूस मिजाज के लिए जाना जाता था। लेकिन करण तो उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। वह तो यह देख रहा था कि कायरा अभी तक शांत कैसे खड़ी हुई है। उसे लगा था कि कायरा डर जाएगी। वह उसकी हिम्मत देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो रहा था। तभी उन चार लड़कों में से एक अपने हाथ को पकड़ते हुए दर्द से कराहते हुए खड़ा हुआ और अर्पित के पास जाने लगा। उसने कायरा की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये सब उस लड़की ने किया है। जब अर्पित ने उधर देखा जिधर उस लड़के ने उस इशारा किया था तो वह कायरा खड़ी हुई थी और वह उसके पीठ को ही देख रहा था। उसने गुस्से से तिलमिलाते हुए कहा, ए यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे दोस्तों पर हाथ उठाया? लेकिन कायरा तो जैसे उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रही थी। तभी उसकी पॉकेट में रखा हुआ उसका फोन वाइब्रेट हुआ और उसने अपने पॉकेट से फोन को निकाला और देखने लगी। उसे अरविंद जी ने एक मैसेज भेजा था और जब कायरा ने उस मैसेज को पढ़ा तो उसकी आंखें छोटी हो गई थी और उसकी आंखें बिल्कुल सीरियस हो गई थी। सोनम ने डरते हुए कहा, कायरा प्लीज चलो यहाँ से। जब कायरा होश में आई और उसने अपने फोन को पॉकेट में रखा तब अर्पित ने देखा कि कायरा उसकी बात सुन ही नहीं रही है। तो उसने और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और वह उसकी तरफ गुस्से से बढ़ने लगा था। जैसे ही सोनम ने उसे देखा उसका दिल बाहर निकलने वाला था। उसकी जान जैसे हलक में अटक गई थी और वहां खड़े सभी स्टूडेंट भी काफी डरे हुए थे और कायरा के बारे लिए ही प्रे कर रहे थे। अर्पित की इमेज RN मेमोरियल कॉलेज में एक गुंडे के रूप में थी, क्योंकि कहा जाता था कि उसकी फैमिली के कनेक्शन अंडरवर्ल्ड तक हैं, जिसके कारण पूरा कॉलेज उनसे डरता था और कोई भी उनसे उलझने की हिम्मत भी नहीं करता था। जब करण ने उस लड़के को कायरा की तरफ बढ़ते हुए देखा तो वह भी कायरा की तरफ बढ़ने लगा था। उसके साथ अजय भी अब कायरा को सोनम का डरा हुआ चेहरा देखा नहीं जा रहा था। वह लड़का उससे 5-6 कदम की दूरी रहा होगा कि कायरा पीछे पलटी और जैसे ही उस लड़के ने कायरा को देखा उसके पैर वहीं पर जम गए और अब उसकी आंखों में गुस्से की जगह हैरानी साफ दिखाई देने लगी थी। लेकिन कायरा की आंखों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ, बल्कि वह अर्पित को गुस्से के साथ और ज्यादा देखने लगी थी। अर्पित बिल्कुल मूर्ति की तरह जैसे खड़ा हो गया था और वह कंफ्यूजन के साथ एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें तो लगा था कि अर्पित अब कायरा को छोड़ने वाला नहीं है। अजय ने करण के कान में कहा, ऐसा क्या हो गया? ये तो अभी बड़ा गुस्से में दिखाई दे रहा था, अब ऐसे क्यों खड़ा हो गया जैसे इसने कोई भूत देख लिया हो? सोनम अभी भी डरी हुई थी और वह उस लड़की को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर उसके पैर जैसे चलना ही बंद हो गए थे। अगर वह कायरा को पकड़े नहीं होती तो वह अभी तक गिर ही जाती। कायरा ने गुस्से में कहा, अर्पित अपने गुस्से में काबू रखो, मेरी फ्रेंड डर रही है। यह देखकर वहां खड़े सभी लोग हैरान रह गए और करण की आंखें भी छोटी हो गई थी। अजय भी हैरानी से कायरा को देखने लगा था। वह करण के कान में बोला, ये लड़की अर्पित को कैसे जानती है और उससे गुस्से में बात भी कर रही है? जिस पर अर्पित ने सोनम को देखा और फिर कायरा को और जल्दी से हड़बड़ाते हुए सोनम से बोला, अरे दोस्त तुम क्यों डर रही हो? मैं कुछ थोड़ी कर रहा हूँ। अब सब लोग हैरान और ज़्यादा हो गए थे। अर्पित कायरा की तरफ बढ़ने लगा और भी लड़के जो अर्पित के साथ खड़े हुए थे उनमें से एक ने कहा, अर्पित
क्या तुम इसे जानते हो, कौन है ये? जिस पर अर्पित ने उस लड़के की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अरे वह मेरी दोस्त है। जैसे ही सबने यह सुना सब लोग कायरा की तरफ देखने लगे। जैसे ही अर्पित कायरा के पास पहुंचा वैसे ही कायरा ने एक जोर की लात उसके पेट पर दे मारी, जिसके कारण अर्पित थोड़ी दूर जाकर गिरा। यह देखकर सब लोग चौंक गए थे और सब हैरानी के साथ कायरा को देख रहे थे। वह लड़के जल्दी से अर्पित की ओर बढ़े, जिस पर अर्पित ने अपने हाथ में ही उन्हें रुकने का इशारा कर दिया और अर्पित ने नीचे पड़े हुए कायरा से कहा, यार मैंने क्या कर दिया जो मुझे ऐसे मार रही है? उसकी बात को सुनकर कायरा ने शांत लहजे में कहा, सीरियसली तुम नहीं जानती कि तुमने क्या किया है और मैंने तुम्हें क्यों मारा है? जिस पर अर्पित ने इधर उधर देखते हुए कहा, यानी कि तुम्हें पता चल गया? उसकी बात सुनकर कायरा उसकी तरफ घूर कर देखने लगी थी, जिस पर अर्पित ने हट उठते हुए कहा, अरे यार अब तुम उसी बात पर अटके ही रहोगी क्या? और बात को बदलते हुए कहा, वैसे तुम यहाँ दिल्ली में क्या कर रही हो और तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? इट्स नॉट फेयर। और उसे देखकर मुस्कुराते हुए उसके पास जाने लगा, जिस पर कायरा ने कहा, मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझी थी और अपनी दोस्त से कहो कि सोनम की क्लास उसकी क्लास में छोड़ तक आए। जिस पर अर्पित ने अपने मन में कहा, पत्थर दिल कहीं की कभी भी सीधे सवाल का जवाब नहीं दे सकती। और फिर उसने एक लड़के की तरफ देखा, जा सोनम को उसके क्लास में छोड़कर आओ। जिसमें सोनम ने कायरा का हाथ छोड़ दिया और उसे अब भी डर लग रहा था कि तभी कायरा का फ़ोन फिर से वाइब्रेट हुआ और उसने अपने फ़ोन को निकाला और चेक किया और फिर उसने जल्दी से किसी को मैसेज किया और जल्दी से अपने फ़ोन को पॉकेट में रखा और फिर अर्पित की तरफ देखा और शांत लहजे में बोली, मुझे तुम्हारी बाइक की चाबी दो। जिस पर अर्पित ने उसे देखने लगा और बोला, लेकिन क्यों? उसकी बात को सुनकर कायरा ने गुस्से से कहा, मुझे सवाल मत पूछो, बस चुपचाप से अपनी बाइक की चाबी दो। जिस पर अर्पित ने जल्दी से उसे अपनी बाइक की चाबी दे दी। कायरा बाइक के पास गई और उसने अपने हेलमेट को लगाया, जिसे देखकर अर्पित ने पूछा, आखिर कहाँ जा रही हो, बता तो दो मुझे, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ क्या? उसकी बात को सुनकर कायरा ने उसकी तरफ देखा और कहा, नहीं तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो। और उसने बाइक को स्टार्ट किया। तभी वहां पर आरुष भी आ गया था और वह कायरा के पास गया और उसे देखते ही कायरा ने कहा, बैठो। जिस पर आरुष ने जल्दी से बाइक पर बैठ गया और वह वहां से बाइक को तेज स्पीड में चलाकर निकल गई। और वहां पर सभी खड़े लोग हक्के बक्के खड़े होकर उस तरफ भी देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आया था कि एक पल में कायरा कहाँ गायब हो गई थी। कायरा की स्पीड इतनी ज़्यादा तेज थी कि जैसे कि वह कोई रेसर हो। अर्पित ने अपने मन में बड़बड़ाते हुए कहा, ये लड़की भी ना, इसका कुछ नहीं हो सकता। मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ इसका क्या मतलब है? हाँ माना कि मैंने गलती की थी। और ये आरुष, ये कायरा को कैसे जानता है? और कायरा मुझे छोड़कर उसे ऐसे कैसे जा सकती है? वह अपना सर पैर पटक कर रह गया था और करण और अजय उस तरफ ही देख रहे थे जिस पर कायरा गई थी। अजय ने कहा, यार क्या लड़की है ये, मतलब लड़ाई में भी एक्सपर्ट और बाइक को भी कितनी स्पीड में चला रही थी। मैंने आज तक इस जैसी लड़की नहीं देखी है। इस लड़की का नाम कायरा है, चलो नाम तो पता चला, लेकिन इस बात समझ नहीं आई कि ये अर्पित को कैसे जान सकती है। और ये लड़का वही था ना जो क्लास में था, और वह उसका कौन लगता है? फिर करण की तरफ देखते बोला, यार मुझे लगता है कि कहीं वह उसका बॉयफ्रेंड तो नहीं है ना? तभी तो सब जब लड़के से देख रहे थे तो उसे एकदम से गुस्सा आ गया था। फिर वह करण को तरस भरी निगाहों से देखते हुए बोला, लो भाई, वैसे तो तुम्हें एक भी लड़की पसंद नहीं आई थी, लेकिन जब कोई लड़की तुम्हें पसंद भी आई तो वह भी किसी और की निकली। और वह फिर उसके कंधे पर हाथ रखते बोला, कोई बात नहीं, होता है, ऐसा अपना मन छोटा मत करो, तुम्हें तो कोई और लड़की मिल जाएगी। जिस पर करण उनकी तरफ तिरछी निगाहों से देखने लगा और बोला, तुम अपनी बकवास बंद करो समझे? और उसके हाथ को घूरने लगा। यह देखकर अजय ने जल्दी से अपने हाथ को उसके हाथ के ऊपर से हटाया और चुप हो गया। करण फिर से उधर देखने लगा और मन में बोला, कायरा, कुछ तो है तुम में जो मैं तुम्हारी ओर खिंचता जा रहा हूँ। कोई तो बात है जो तुम्हें बाकी सभी लड़कियों से अलग बनाती है। बस मुझे ये पता लगाने पड़ेगा तुम्हारे बारे में कि तुम कौन हो और क्या हो। और वह खुद में ही मुस्कुराया। जिस पर अजय बोला, कहीं तुम पागल पागल तो नहीं हो गए हो ना, जो ऐसे ही खुद में मुस्कुराए जा रहे हो? वही करण ने उसे गुस्से से कहा, जस्ट शट अप। और वे दोनों वहां से चले गए। वहीं कायरा काफी स्पीड में बाइक को चला रही थी। उसके पीछे बैठा आरस भी काफी शब्दे में लग रहा था। वह अपने मन में बोला, चीफ ने सही कहा था, हाईएस्ट सीनियर जैसा कोई भी नहीं हो सकता। कायरा ने बाइक को एक आलिशान घर के सामने रोक दिया और वहां के गार्ड ने जब कायरा को देखा तो जल्दी से बड़ा सा गेट खोल दिया और कायरा बाहर को अंदर की तरफ ले गई।
उसने बाइक को पार्किंग एरिया में पार्क किया और दोनों ने उतरकर अंदर की ओर चले गए। अंदर जाकर वे लोग एक सीक्रेट रूम में चले गए थे। वहां पर उनकी टीम पहले से ही मौजूद थी। कायरान को ने कहा, हमें सबसे पहले अपनी मिशन को आज ही एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो क्या तुम सब तैयार हो? सब अपनी अपनी चेयर से खड़े हो गए और जल्दी से जोश भरी आवाज में बोले, यस हाईएस्ट सीनियर। कायरा जाकर मेन चेयर पर बैठ गई और आरुष भी वहीं पर एक चेयर पर बैठ गया। कायरा ने प्रोजेक्टर को ऑन किया और वह 3 फोटो पर फिर से दिखाई देने लगी। फिर उसने सब की तरफ देखा और बोली, ये तीनों के तीनों कहीं ना कहीं से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। सबसे पहले हमें बिपिन चक्रवर्ती की काली करतूतें और इसके इलीगल धंधे को सामने ला लेकर आना होगा, और ये सब हम आज ही करेंगे। उसका चेहरा बिल्कुल सीरियस हो गया था। जब सब लोगों ने कायरा का सीरियस चेहरा देखा तो वे लोग भी सीरियस हो गए थे। कायरा ने बाहर रखा हुआ लैपटॉप उठाया और उसे ओपन किया और फिर उसमें कुछ करने लगी। सब लोगों ने उसकी उंगलियों की स्पीड देखी तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। सभी आश्चर्य होकर कायरा की तरफ देखते तो कभी लैपटॉप की तरफ चल रही उसकी अंगुलियों की तरफ, फिर उन लोगों को ने एक दूसरे की तरफ देखा और थोड़ी देर बाद कायरा ने फिर से कहा, आज रात एक सबसे बड़ी डील होने वाली है और इस डील को करने खुद विपिन चक्रवर्ती ही आएगा, और ये डील मुंबई की मशहूर डॉन जॉर्ज बिरना के साथ होने वाली है। तो यह हमारे लिए एक अच्छा मौका है एक तीर से दो निशाने मारने का, और मुझे पूरा यकीन है इस डील का कनेक्शन कहीं ना कहीं रोहित सिंह से जरूर है, लेकिन वह पर्दे के पीछे रहकर काम कर रहा है ताकि किसी को भी ध्यान उस पर न जाए। कायरा की बात सुनकर पायल ने कहा, सीनियर वैसे ये डील होने कहाँ वाली है? उसके सवाल को सुनकर सब लोग कायरा की तरफ देखने लगे क्योंकि सभी के मन में यही सवाल चल रहा था, जिसे देखकर कायरा ने कहा, वे लोग काफ़ी ज़्यादा चालाक हैं, किसी को शक ना हो, इसीलिए हमें ब्लैक मार्केट की तरफ गुमराह करना चाहते हैं, लेकिन यह डील दिल्ली की मशहूर ब्रेंडा बार में होगी। कायरा की बात सुनकर विकास ने लैपटॉप में देखते हुए कहा, यस सीनियर आप सही कह रही हैं, और इन सब के पीछे रोहित सिंह का ही हाथ है, बल्कि मुझे लगता है कि वही इन सब का बॉस भी है। उसकी बात को सुनकर कायरा ने उसकी तरफ देखा और बोली, यू आर राइट विकास, और फिर सब की तरफ देखते हुए कहा, सो सब रेडी हो जाओ, मुझे अपने मिशन में गलती बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, तो ध्यान रहे कि कोई भी गलती ना हो। उसकी कही हुई बात को सुनकर सबने अपना सिर हाँ में हिला दिया और सब लोग डिस्कस करने लगे। वहीं अपने अपार्टमेंट में करण सोफे पर बैठा हुआ और अपने हाथ में कॉफ़ी का कप था और कॉफ़ी को पीते ये सोच रहा था कि तभी उसके पास अजय भी अपने हाथ में कॉफ़ी का एक कप लिए हुए आया और उसके पास वहीं सोफे पर बैठ गया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, यार मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये कायरा चीज़ क्या है और वह कौन है और कहाँ गई। पहले मुझे लगा कि वह काफ़ी भोली भाली सीधी सादी सी लड़की है, लेकिन जब उसने उन लड़कों को पीटा तब समझ आया कि अगर उसे किसी ने छेड़ा तो वह लेडी बुरिसली भी बन सकती है। क्या लड़ाका चुनी है तूने, और तुमने देखा नहीं जब उसने उन लड़कों को पीटा था तब उसके मूव्स कितने ज़्यादा सटीक थे, और फिर उसकी बाइक की स्पीड किसी रेसर की तरह लग रही थी। मुझे जब उसने हेलमेट लगाया था तब मुझे उसे देखकर किसी की याद आई थी। यार मुझे तो ये लड़की काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस लग रही है। करण की बातों की काफ़ी ध्यान से सुन रहा था और फिर उसकी ने सभी की बातों को सुनने के बाद उसकी तरफ देखा और अपनी आंखों में चमक लिए हो पूछा, तुम्हें किसकी याद आई? उसके सवाल को सुनकर अजय ने कुछ सोचते हुए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होकर जवाब दिया, अरे वह है जो रेसिंग इंडस्ट्री की क्वीन है ना, केवी। मैं उसका सबसे बड़ा फ़ैन हूँ और मैंने उसके सारे कंपटीशन देखे हैं, लेकिन वह 1 साल पहले न जाने कहाँ गायब हो गई थी। तब से कोई नहीं जानता कि वह कहाँ है। पर जब मैंने कायरा को बाइक को इतनी स्पीड में चलते हुए देखा तो मुझे उसी की याद आई। मुझे एक पल के लिए लगा कि कहीं कायरा ही तो केवी नहीं है ना, लेकिन यह कैसे हो सकता है क्योंकि वह अमेरिका की थी और ये तो इम्पॉसिबल है। उसकी कही हुई बात को सुनकर करण कुछ सोचने लगा था, फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। वहीं उसको मुस्कुराते देखकर अजय ने उससे पूछा, वैसे तुम बताओ तुम उस पर कैसे फिसल गए? उसकी नाजुकता देखकर या फिर उसकी फाइटिंग देखकर? जब उसकी कही हुई बात को करण ने सुनी तो वह उस पल को याद करने लगा जब उसने पहली बार कायरा को देखा था
और जब अजय ने उसे अपने ख्यालों में गुम देखा तो वह उससे कुछ कहता उससे पहले ही दरवाजे की डोरबेल बजी और डोरबेल की आवाज़ सुनकर करण भी अपने सेंस में वापस आ गया था। पहले उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर दोनों ने दरवाजे की तरफ देखा। फिर करण ने अजय की तरफ देखते हुए ऑर्डर देते हुए कहा, जाओ देखो कौन है। उसकी कही हुई बात को सुनकर अजय ने उसकी तरफ मुंह बनाकर देखा जैसे कि वह जाना ही नहीं चाहता हो, और उसके चेहरे को देखकर करण ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा, चुपचाप से जाकर दरवाजा खोलो, मेरे सामने यह नाटक मत करो। उसकी कही हुई बात को सुनकर अजय गुस्से में वहां से दरवाजे की तरफ चला गया और दरवाजे को खोला तो वहां पर दो लड़के खड़े हुए थे। ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहे थे। उनकी पर्सनालिटी भी बहुत ही ज्यादा हॉट थी। उसने उन्हें देखा और फिर उनके चेहरे पर बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, सॉरी मैं आप लोगों को नहीं जानता, आप लोग गलत जगह पर आ गए, और दरवाजे को बंद करने लगा तो उन लड़कों ने एक पहले तो एक दूसरे को तरफ देखा, फिर जल्दी से गेट को पकड़ते हुए उसे ताकत के साथ खोलते हुए कहा, अरे ये क्या बात है, मतलब हम तुमसे मिलने के लिए मुंबई से यहाँ पर आए हैं और तुम हो कि हम लोगों को अंदर बुलाने की बजाय बाहर से ही बोल रहे हो कि यहाँ पर से जाओ, दिस इज नॉट फेयर। जिस पर अजय दरवाजे को बंद करता हुआ बोला, क्योंकि तुम लोग गलत टाइम पर आ गए हो, मुझे थोड़ी देर बैठने भी नहीं दिया, तो अब मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगा। और वह दरवाजे को बंद करने लगा, जिसे देखकर वह दोनों लड़के भी दरवाजे को बाहर से अंदर की ओर धकेलने लगे। थोड़ी देर बाद वे दोनों समृद्ध हो गए थे और अंदर आ गए थे। यह देखकर अजय उन दोनों को घूरने लगा था, और जब अजय को खुद को घूरते हुए देखा तो उनमें से एक लड़के ने उसके गालों को छूते हुए कहा, ओ बाबू को गुस्सा आ गया। और फिर दोनों ने एक दूसरे को हंसते हुए हाई फाई किया और फिर करण के पास जाने लगे। वहीं उन दोनों को हंसते हुए देखकर अजय ने उन दोनों को पीछे चिल्लाते हुए भागा, कमीनों तुम लोग सुधरेंगे नहीं ना। जब उन लोगों ने अजय को पीछे आते हुए देखा तो वह लोग भी इधर उधर भागने लगे। अजय ने एक को पकड़ा और उसे पीटने लगा तो दूसरा अजय को पकड़ने लगा और बोला, अरे यार अब रहने दे, अब गुस्सा छोड़। लेकिन अजय ने उसे भी पकड़ लिया और उसे भी पीटने लगा तो करण ने जोर से कहा, अजय छोड़ो उन दोनों को। उसकी कही हुई बात को सुनकर जब अजय ने सुनी तो अजय रुक गया और फिर एक गहरी सांस ली और उन्हें छोड़ दिया, और दोनों लड़के अपने पेट को पकड़ते हुए खड़े हो गए और बोले, यार मेरा तो पूरा कचूमर ही बना दिया इसने। और फिर आकर सोफे पर बैठ गए। करण ने उनकी तरफ देखा और बोला, राहुल, आशीष, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। उनकी कही हुई बात को सुनकर वे दोनों सीरियस हो गए और राहुल सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोला, चेयरमैन सर ने हमें भेजा है, आपको एक मीटिंग अटेंड करनी होगी क्योंकि सर यहाँ पर नहीं आ पाएंगे। और ये एक फाइल करण की तरफ बढ़ा दी, जिसे देखकर करण इस फाइल को पकड़ा और उसे पढ़ने लगा। फिर थोड़ी देर बाद उसने कहा, ठीक है, ये मीटिंग कब हो रही है और कहाँ। जिस पर आशीष ने कहा, ये मीटिंग आज ही हो रही है, मिरंडा बार में। उसकी कही हुई बात को सुनकर करण ने स्टाफ के साथ कहा, ठीक है। उसके कहते ही वहां पर अजय आ गया और उसके हाथ में एक ट्रे थी जिसने 2 कप कॉफ़ी थी और उसने उन दोनों की तरफ बढ़ा दी तो उन लोगों की बिल ले ली थी। फिर राहुल बोला, यहाँ पर आते ही पहले ही तो पिटाई कर दी और अभी कॉफ़ी पिला रहा है। उसकी कही हुई बात को सुनकर अजय ने उसे घूरते हुए कहा, चुपचाप से पिला रहा हूँ ना, पी लो। अगर गुस्सा आया ना तो यहाँ से धक्के मार कर निकाल दूंगा, और ज़्यादा बकर बकर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। उसकी बात को सुनकर राहुल तो चुप हो गया था, लेकिन आशीष ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, यार भड़क क्यों रहा है, और ऐसा भी क्या हो गया कि हमने हमारा कसूर तो बता कि हम पर ऐसा गुस्सा हो रहा है। उसकी कही हुई बात को सुनकर अजय ने अपना मुंह खोले हुए कहा, ओहो कसूर, उस दिन मुंबई में तुम दोनों की वजह से मुझे कितनी ज़्यादा मार पड़ी थी उस लड़की के हाथों, ये तुम्हें पता भी है। तुम्हें खुद तो वहाँ से खिसक लिए थे, लेकिन मुझे वहीं पर अकेला छोड़ गए थे। ऐसा कैसे, ऐसा कौन करता है। उसकी कही हुई बात को सुनकर राहुल और आशीष दोनों ही हंसने लगे थे। राहुल ने हंसी दबाते हुए कहा, अब तुम अभी तक उसी बात को लेकर बैठे हुए। उसकी कही हुई बात को सुनकर अजय ने उसे घूरते हुए देखने लगा था और फिर गुस्से के साथ कहा, हाँ तो तुम्हारी पिटाई होती तब तुम्हें पता पड़ता कि उसने अपने सैंडल से कितनी जोर से मारा था। उसकी कही हुई बात को सुन इस बार करण भी जोर जोर से हंसने लगा था, जिसे देखकर अजय अपना मुंह बनाते हुए बोला, हाँ हाँ हंस लो हंस लो, बस मजाक ही उड़ा सकते हो ना।
और गुस्से के साथ अपना मुंह फेर वहीं पर खड़ा हो गया, जिसे देखकर वह लोग और भी ज्यादा हंसने लगे थे। रात के 10 बज रहे थे। सड़क पर एक काले रंग की वैन चल रही थी और उस वैन में कायरा की पूरी टीम बैठी हुई थी। कायरा लैपटॉप की लिए हुए उस पर काफ़ी स्पीड में अपनी उंगलियों को चलाए जा रही थी। पूरी वैन शांत थी, उसमें सिर्फ कायरा की टाइपिंग करने की आवाज़ आ रही थी। और काफ़ी देर से आरुष चला रहा था। थोड़ी देर बाद कार को मिरांडा बार में थोड़ी दूर रोक दिया गया और सभी लोग मिलकर कायरा को देखने लगे। सभी लोगों ने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे, लेकिन कायरा ने ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट को पहन रखी थी। फिर उसके हाथ अचानक से रुक गए। उसने लैपटॉप को देखते हुए कहा, उन लोगों की मीटिंग 10th फ्लोर के रूम नंबर 1002 में हो रही है। सभी लोग उसकी बातों को गौर से सुन रहे थे। कायरा ने सभी पर एक नज़र डालते हुए सीरियस टोन में कहा, अब मेरी बातों को ध्यान से सुनो। हम अपना मिशन 11 बजे से शुरू करेंगे और मैं अभी होटल के अंदर जाऊंगी, पूरी सिचुएशन को ऑब्जर्व करूंगी। तुम लोग अपने ब्लूटूथ को ऑन रखना। और विकास, मेरे 10th फ्लोर के सारे कैमरे को हैक कर लिया है। तुम्हें कंप्यूटर से उनकी सारी गतियों विधियों पर नजर रखनी होगी। मेरी कहने पर भी आप लोग अंदर आओगे। उसकी कही हुई सारी बातों को ध्यान से सुनने के बाद सभी ने एक साथ कहा, ओके हायर सीनियर। जिस पर कायरा ने अपना सर हिलाया और अपना बैग ले लिया और कंधों पर टांगा और अपनी कैब को सही किया और वैन से बाहर निकल गई। फिर उसने सभी की तरफ अपने अंगूठे से थम्स अप दिया, जिस पर सभी ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। कायरा ने अपने कान में ब्लूटूथ को लगा लिया और वह होटल की तरफ जाने लगी। वह जैसे ही होटल के अंदर जाने लगी तभी एक आवाज़ आई, कायरा। जैसे ही यह आवाज़ कायरा ने सुनी वैसे उसके पैर अचानक से ही रुक गए थे, लेकिन उसने मुड़कर नहीं देखा कि कौन है। तभी उसके पास अर्पित आया और उसे ऊपर से नीचे देखते हुए मुस्कुराते हुए बोला, हे कायरा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वहीं कार में बैठे हुए सभी लोग कायरा को ही देख रहे थे। फाइल को पायल ने उस लड़के को वहीं से देखते हुए कहा, ये लड़का कौन है? उसकी बात को सुनकर वहां पर बैठा हुआ आरुष ने अर्पित को देखते हुए कहा, ये अर्पित है, अर्पित बत्रा। शायद ये हमारी हायर सीनियर के बारे में जानता है। उसकी कही हुई बात को सुनकर किसी ने भी कुछ नहीं कहा। वहीं कायरा ने अपना सिर घुमाकर अर्पित की तरफ देखा और फिर वहां खड़े हुए बोर्ड को देखने लगी। जैसे वह कह रही हो, क्या तुम्हें पढ़ना नहीं आता? ये एक होटल है, तो यहाँ पर क्या करने आऊँगी? जब अर्पित ने यह देखा तो वह जैसे उसकी बात को समझ गया। फिर उसने दांत दिखाते हुए कहा, वह तो मैं वैसे ही पूछ रहा था। फिर उसने बात को बदलते हुए कहा, कायरा, क्या तुम मुझसे अभी भी नाराज हो? उसकी कही हुई बात को सुनकर कायरा ने उसकी तरफ तेजी नजरों से देखा और फिर शांत आवाज में बोली, क्या तुम्हें यही पर मार खानी है? उसकी कही हुई बात को सुनकर अर्पित हंसते हुए उसे देखने लगा। उसके साथ उसके दो दोस्त भी थे। जब उन्होंने अर्पित को किसी लड़की के साथ बात करते हुए देखा तो वह दोनों उसके पास आ गए और एक ने अर्पित के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, ओहो, मतलब तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और तुमने हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा? जैसे ही जैसे ही आप इतने इतने उन दोनों की बात सुनी, वैसे ही उसकी आंखों में थोड़ी सी हिचकिचाहट दिखने लगी थी। वह कुछ कहता उससे पहले ही दूसरे ने कायरा को ऊपर से नीचे तक गंदे इंटेंशंस के साथ देखा। वैसे यार, क्या लाजवाब लड़की पटाई है तूने। वे दोनों बड़े अमीर परिवार के बिगड़े हुए बच्चे थे जो लड़कियों को अपने पैर की जूती समझते थे। उन्होंने कायरा के कपड़ों से उसे जज कर लिया था। यह सुनकर कायरा की आंखें लाल हो गई थी। जब अर्पित ने देखा तो उसने अपने मन में कहा, अबे सालो, तुम लोग जल्दी शायद शमशान में जाना है, इसीलिए तुम लोगों ने वो की शेरनी को छेड़ दिया, लेकिन तुम लोग तो जाओगे ही जाओगे, साथ में मुझे भी ले डूबोगे। फिर उसने गुस्से में उस लड़के को हाथ को झटकते हुए कहा, साले कमीनों, ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरी दोस्त है। जिस पर उसकी बात को सुनकर दूसरे ने हंसते हुए कहा, क्या बेटा, हमारे संग चालाकी, ये तो तुम्हारी अच्छी बात नहीं है। और कायरा को देखने लगा। उसकी कही हुई बात को सुनकर अर्पित ने अपने मन में कहा, अबे सालों कमीनों, शायद तुम लोगों को जल्दी मरना है, ठीक है, अब मैं भी कुछ नहीं कहूँगा। पहले वाले ने कायरा की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, हाय, माय नेम इज ऋषभ। और वह आगे कुछ कहता उससे पहले एक पंच उसके मुंह पर आकर लगा, जिसके कारण उसके मुंह से खून निकलने लगा था।
ऋषभ की नाक के में बहुत तेज दर्द होने लगा और उसने अपना हाथ लगा लिया। जब उसने अपने हाथ को देखा तो वह खून से लाल हो चुका था। फिर कायरा दूसरे बाले की तरफ मुड़ी और वह तो पहले से ही डर गया था, लेकिन कायरा उसे ऐसे ही छोड़ने वाली थोड़ी न थी। उसने अपनी कोहनी से उसके पेट पर मारा और फिर उसके मुंह से में, जिसके कारण वह दूर जा गिरा। अर्पित ने अपने मन में कहा, लो, ज़्यादा शौक था ना अपनी मौत को बुलावा देने का। लिए वह तो अच्छी बात है कि उसने सिर्फ तुम लोगों के मुंह ही तोड़ा है। अगर तुम दूसरी जगह होते ना तो पता नहीं कहाँ गायब हो चुके होते। तो अब मैं वार्न कर रहा था, मान जाओ बच्चा, लेकिन नहीं, मेरी बात कहाँ ही मानने वाले थे तुम लोग। अब मरो। कायरा ने फिर से ऋषभ की ओर देखा और उसके हाथ को पकड़कर जोर से मोड़ दिया तो ऋषभ चिल्लाने लगा। तो कायरा ने ऋषभ के गले से मारा, जिसके कारण ऋषभ कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर कायरा ने उसे छोड़ दिया। जब यह सीन कार में बैठे हुए उसकी टीम ने देखा तो वह लोग शॉक्ड रह गए थे। सब लोग आगे भागकर होटल के एंट्रेंस की तरफ देख रहे थे। रेहान ने कहा, ओह माय गॉड, हाइट सीनियर कितनी क्रूर है। सब लोगों को रिहान की बातें सही लग रही थी। वहीं पायल ने भी कायरा की तरफ देखते हुए कहा, तुम जानते ही नहीं हो, अभी तो वो होटल के सामने है इसीलिए उन्हें छोड़ दिया। अगर वह कहीं और होता, वरना ये सीन कहीं और होता तो हमारी सीनियर तो और भी ज़्यादा क्रूर हो जाती। एंट्रेंस पर भीड़ जमा हो गई थी। भीड़ को देखकर कायरा ने अपनी कैब को सही किया और अंदर जाने लगी तो उसके पीछे अर्पित भी भागा। वहीं यह सीन और भी कोई था जो देख रहा था। वो था अजय और करण, कार में बैठे इस सीन को देख रहे थे। अजय तो पूरी तरीके से शॉक्ड बैठा हुआ था। अजय ने एंट्रेंस की तरफ देखते हुए हैरानी के साथ कहा, ओ माय गॉड, ये लड़की तो मुझे एक शैतान लग रही है। कितनी ज़्यादा क्रूर है ये। वह सीन किसी को याद करने लगा। जब कायरा को उसने पहली बार देखा था तब उसे कायरा एक सीधी सादी और शांत चुपचाप रहने वाली लड़की लगी थी, लेकिन जब उसे ने कहा कायरा का ये रूप देखा तो वह उसे किसी शैतान से कम नहीं लग रही थी। उसने कहा, यार करण, अगर तूने इस लड़की से शादी की है ना तो रोज मार खाएगा। मैं तो अब इस लड़की से बहुत दूर रहने वाली हूँ। क्या पता ये बिना बात किए मुझे पीट दे। लेकिन अगर अमन करण किसी सोच में पड़ा हुआ था। वह अजय की बातों को तो सुन ही नहीं रहा था। भाई कार में अजय ने जब करण को सोचते हुए देखा तो उसने अपनी आंखों को मटकाते हुए पूछा, क्या हुआ, अब तू क्या सोच रहा है। उसकी कही बात को सुनकर करण ने होश में आते हुए कहा, कुछ नहीं, ऐसे ही। और उसने कार को स्टार्ट किया। फिर अजय और करण वहां से चले गए क्योंकि उनकी मीटिंग भी पहले ही खत्म हो चुकी थी। एंट्रेंस पर काफ़ी भीड़ जमा हो रखी थी, लेकिन किसी ने भी उन दोनों की मदद नहीं की क्योंकि उन सभी ने भी देखा था कि उन दोनों के इंटेंशन सही नहीं थे। वैसे ही वह लोग अपनी अमीर बाप के बिगड़ी हुई औलाद थे, इसलिए सब लोग उन्हें देखकर वहां से चले गए। वहां पर दर्द से थर्राते हुए ऋषभ ने गुस्से से कहा, उसकी हिम्मत कैसे हुई ऋषभ कुंद्रा पर हाथ लगाने की, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। जस्ट वेट एंड वॉच। उसने अपने हाथों की मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया था। अंदर जाकर कायरा लिफ्ट की तरफ चली गई और लिफ्ट के अंदर चली गई। उसके पीछे पीछे ही अर्पित भी लिफ्ट के अंदर चला गया था। उसके अंदर उछल कूद चल रही थी। वह कुछ भी नहीं बोल रहा था क्योंकि उसे पता था कि कायरा इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी। लिफ्ट में कोई नहीं था। कायरा ने 10th फ्लोर का बटन प्रेस किया और जैसे ही लिफ्ट बंद हुई वैसे ही वह अर्पित की तरफ मुड़ी। यह देखकर अर्पित की तो जैसे सांसें ही अटक गई थी। उसने अपने मन में कहा, आज तो ये सच में मुझे नहीं छोड़ने वाली, हे भगवान मुझे बचा लेना। कायरा उसकी तिरछी निगाहों को देख ही रही थी। फिर उसने अपने एक पैर उठाकर उसके कंधे पर दे मारा तो अर्पित दर्द से तड़प उठा और अपने कंधों को पकड़ लिया। उसकी तरफ देखने लगा हुआ है, दर्द से कराहते हुए बोला, अब मैंने क्या कर दिया, अब तुम मुझे क्यों मार रही हो। जिस पर कायरा ने उसे घूर कर देखा और बोली, क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि तुमने क्या गलती की है। उसकी कही हुई बात को सुनकर अर्पित इधर उधर देखने लगा तो कायरा ने फिर से अपने एक पैर को उठाया और वह फिर से उसे वहीं कंधे पर मारने वाली थी कि अर्पित अपने दोनों हाथों को उसके पैर को रोकते हुए चिल्लाया, हाँ हाँ पता है, प्लीज़ अब शांत हो जाओ। जिस पर कायरा ने अपने पैर को जल्दी से नीचे किया और वह पंच उसके पीठ पर दे मारा तो अर्पित ने अपने पेट को पकड़ लिया। अब उसकी पीठ और कंधे में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। उसने अपना रोने जैसा मुंह बनाते हुए कहा, अब क्या तुम मुझे मारने वाली हो। जिस पर कायरा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, सही कहा, क्योंकि तुम इसी लायक हो। मैंने कितनी बार कहा है कि ऐसे लड़कों से दूर रहा करो, लेकिन तुम मेरी बात को कभी सीरियस लेते ही नहीं हो। मैं आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुमने दोबारा किसी भी बदतमीज और बिगड़े लड़के के साथ मैंने दिखाई देख लिया
तो मैं तुम्हारे डैड से कहकर घर में तुम्हें कैद करवा दूंगी। और उसके सर को थपथपाते हुए कहा, समझ गया ना मेरी बात? जिस पर अर्पित ने जल्दी से घबराते हुए कहा, समझ गया, प्लीज डैड से कुछ मत कहना। उसकी कही हुई बात को सुनकर कायरा ने गुस्से के साथ कहा, इस बार मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ। अगर ऐसा कुछ भी हुआ, दोबारा हुआ, तो मैं तुम्हारे डैड को यूएस वाली बात भी बता दूंगी, आई अंडरस्टैंड। जिस पर अर्पित ने अपना सिर डरते हुए हिला दिया और अर्पित के पेट में काफ़ी ज़्यादा तेज दर्द हो रहा, तो वह मन ही मन बोला, अगर डैड को कुछ पता चल गया तो वह तो मेरी बैंड बजा देंगे। यह लड़की इसमें बिल्कुल भी इमोशन नहीं है अभी तक, सिर्फ उसी बात पर अटकी हुई है। अगर डैड को वह बात पता चल गई तो वह तो मेरा कचूमर बना देंगे। अब तब तक लिस्ट 10th फ्लोर पर पहुंच चुकी थी और लिफ्ट खुलते ही जिसे देखकर अर्पित ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, मुझे खड़ा तो कर लो, तुम्हारी वजह से मेरे पेट में काफ़ी दर्द हो रहा है। उसकी कई बात को सुनकर कायरा ने एक नज़र अर्पित की तरफ देखा और फिर लिफ्ट से बाहर निकल गई। अर्पित बेचारा गुस्से का घूंट पीकर रह गया था और बड़ी मुश्किल से वह खड़ा हुआ और लिफ्ट से बाहर खड़े हुए लोग उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे। यह देखकर अर्पित को काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा था। वह कायरा को अपने मन में बहुत ही ज़्यादा कोस रहा था, लेकिन बेचारा कायरा को कोसने के अलावा कर ही क्या सकता था। कायरा ने लिफ्ट में ब्लूटूथ को ऑन कर दिया। लिफ्ट से बाहर निकलते ही उसने ब्लूटूथ को ऑन कर दिया था, जिसमें विकास से बोली, विकास। जैसे ही कार में बैठे हुए सभी लोगों ने कायरा की बात सुनी, वैसे ही सभी लोग एकदम से अलर्ट हो गए थे। कायरा की बात ध्यान से सुनने लगे। वहाँ की सिचुएशन कैसी है? क्या जॉन बिरला आ चुका है? कायरा की बात को सुनकर विकास ने लैपटॉप की तरफ देखते हुए कहा, यस, हाईएस्ट ने अब शायद किसी प्राइवेट लिफ्ट से आया है। जिस पर कायरा ने सीरियस होते हुए कहा, ओके, उन पर नज़र रखो। उनकी बात को सुनकर विकास ने लैपटॉप की तरफ देखते कहा, ओके। अर्पित भी धीरे धीरे उसके पास आ गया था। उसने भी कायरा की सारी बातें सुन ली थी। वह उसकी तरफ देखते हुए धीरे से बोला, क्यों, तुम यहाँ पर किसी मिशन के लिए आई हो? उसकी कही बात को सुनकर कायरा ने कुछ नहीं कहा और फिर कुछ सोचते हुए बोली, तुम्हारा रूम कहाँ है? जिस पर अर्पित ने एक रूम की तरफ इशारा करते हुए कहा, वह 1005 मेरा ही रूम है। उसकी बात को सुनते ही कायरा उस रूम की तरफ बढ़ गई और उससे कमरे की चाबी मांगी। दरवाजे को खोलकर अंदर चली गई। अर्पित ने धीरे धीरे अपने कमरे के अंदर कदम रखा और जाकर सोफे पर बैठ गया। उसे अभी भी दर्द हो रहा था। कायरा अभी जाकर सोफे पर बैठ गई थी। उसने अपने बैग को खोला और लैपटॉप निकाला और एक बॉक्स को निकाला। फिर उसने लैपटॉप को टेबल पर रखा और ऑन किया। अर्पित उसको यह सब करते हुए देख रहा था, लेकिन उसे कोई भी हैरानी नहीं हो रही थी, क्योंकि वह कायरा के बारे में सब कुछ जानता था। कायरा उसे ऑर्डर देते हुए बोली, मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आओ। उसकी कही हुई बात को सुनकर अर्पित का मुंह बन गया था और वह उसे नाराज़गी से देखने लगा और मन में बोला, मेरे पेट में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है और इसे कॉफ़ी पीनी है, थोड़ा तो रहम कर दो मुझ पर। जब अर्पित अभी भी सोफे पर बैठा हुआ खड़ा नहीं हुआ तो कायरा ने उसकी तरफ घूर कर देखा तो अर्पित जल्दी से हड़बड़ाकर खड़ा हुआ और किचन की तरफ चला गया। कायरा ने उस बॉक्स को खोला तो वह उस बॉक्स के अंदर एक छोटी सी रोबोट मक्खी थी। कायरा ने उसे टेबल पर रखा और वह लैपटॉप में कुछ करने लगी। थोड़ी देर बाद उसने अपनी आंखों पर एक चश्मा लगाया और एक रोबोट निकाला। उसमें से एक बटन को प्रेस किया तो वह मक्खी उड़ने लगी थी। वह उसे मॉनिटर करने लगी। वह मक्खी कायरा के रूम से निकलकर 1002 की तरफ चली गई। वह मक्खी जहाँ जहाँ जा रही थी, कायरा की आंखों में लगे हुए चश्मे से वह सीन दिखाई दे रहा था और उस मक्खी से पहले उसे पूरे कमरे में अपनी नज़रें दौड़ाई। कायरा ने देखा कि वहाँ पर कम से कम 20 बॉडीगार्ड्स थे, जिसमें से 10 बॉडीगार्ड फौरन लग रहे थे और 2 लोग बैठे हुए थे, जिसमें से एक शख्स फॉरेन का था जिसकी आंखें लाइट कलर की थी। उसने चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। यही जॉन बिरला था जो यहाँ पर विपिन चक्रवर्ती के साथ डील करने आया हुआ था। वह वहाँ की बातें सुनने लगी। वे दोनों ही इंग्लिश में बातें कर रहे थे। यह जॉन ने उसे अपने सामने बैठे हुए शख्स की तरफ देखते हुए कहा, मैं यहाँ पर जिस चीज़ के लिए आया हूँ मुझे पहले वह दिखाइए। उसकी कही हुई बात को सुनकर विपिन चक्रवर्ती ने मुस्कुराते हुए अपने पीछे खड़े हुए बॉडीगार्ड की तरफ इशारा किया तो उसमें से 2 बॉडीगार्ड्स आ गए थे और जिनके हाथों में काले रंग की बॉक्स थे। उन्होंने उन दोनों बैगों को वहाँ पर रखी हुई टेबल पर रखा और मैं से पासवर्ड डालकर खोल दिया। वहाँ पर खड़े होकर फिर से जाकर विपिन चक्रवर्ती के पीछे खड़े हो गए। जब जॉन ने उन दोनों बॉक्स में देखा तो उसकी आंखें चमक उठी थी। इन दोनों बॉक्स में एक बड़ी बड़ी राइफल और दूसरे में बड़ी बड़ी
गन रखी हुई थी। विपिन यह देखकर काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट दिखाई देने लगा था और फिर जॉन ने अपनी पीछे बड़ी हुई बड़ी हुई राज की तरफ इशारा किया और इसमें से दो बॉडीगार्ड आए और उनमें हाथों में काले काले बैग थे। उन्होंने भी टेबल पर रख दिया और खोल दिया। विपिन चक्रवर्ती ने उन्हें देखा तो उनकी आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था। उनमें बहुत सारे पैसे रखे हुए थे और फिर उन लोगों ने बॉडीगार्ड ने दोनों गन वाले बॉक्स को आगे बढ़ा दिया और उन्हें पकड़कर फिर से जॉन के पीछे खड़े हो गए। विपिन ने पीछे से मुस्कुराते हुए दोनों बॉडीगार्ड्स को इशारा किया तो वे दोनों उनकी बात को समझ गए। उन्होंने भी उन दोनों बॉक्स को उठा लिया और फिर विपिन और जॉन के हाथ मिलाया और मुस्कुराते हुए बॉडीगार्ड एक वाइन की बोतल लेकर आया और दो ग्लास में उनमें से दोनों ग्लास में पानी डालकर उन दोनों को पकड़ा दी। कायरा यह सब देख रही थी और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई थी। तब उसी वक्त अर्पित भी काफ़ी लेकर आ गया था। उसने जब कायरा को चेहरे पर उस शैतानी मुस्कान को देखा तो वह मन में बोला, जरूर आज किसी की सामत आने वाली है। फिर उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई कॉफ़ी को उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो तुम्हारे लिए कॉफ़ी। उसने एक कप कॉफ़ी कायरा की तरफ बढ़ा दिया और एक कप कॉफ़ी को खुद लेकर वापस सोफे पर जाकर बैठ गया। उसने अपने फ़ोन को निकाल कर उसने कहा कि कायरा की एक फ़ोटो खींची, लेकिन उसने कायरा को इस बात की भनक भी नहीं होने दी थी। उसने उस फोटो को किसी को सेंड कर दिया था और थोड़ी देर बाद वह फ़ोटो सीन कर ली गई थी। उधर से मैसेज आया, क्या कायरा दिल्ली में है? जिस पर अर्पित ने मैसेज का रिप्लाई किया, यस डैड, कायरा दिल्ली में है। उधर से मैसेज आया, ठीक है, उसे परेशान मत करना वरना तुम्हारी खैर नहीं। यह सुनकर अर्पित का मुंह बन गया और उसने रिप्लाई किया, डैड आपको लगता है कि मैं उसे परेशान करता हूँ? ऊपर से वह मुझे परेशान करती है। मैं आपका बेटा हूँ लेकिन आप उसे यह नहीं कहते कि वह मुझे परेशान ना करे। आप हमेशा उसकी ही साइड लेते हैं। पता है आज उसने मुझसे मिलते ही मुझे पीट दिया था। उसकी बात को सुनकर उधर से मैसेज आया, इसमें ज़रूर तुम्हारी ही गलती होगी। उसने सही किया तुम्हें पीट कर, तुम इसी के लायक हो। और अर्पित कुछ कहता लेकिन तब तक उसके डैड ऑफलाइन हो चुके थे। यह देखकर उसके अपने बालों को खींच दिया। दिल्ली शहर रात के 11 बज रहे चले थे। अब सभी लोग भी वहां से जाने लगे थे। जिस पर कायरा ने अर्पित की ओर तरफ देखा और उसकी तरफ देखते हुए अपने सीरियस टोन में कहा, जाकर मेरी टीम को इस होटल के प्राइवेट लिफ्ट से लेकर आओ, जल्दी करो और पुलिस को कॉल करो, जल्दी से आओ। जब उसकी कही हुई बात को अर्पित ने सुनी तो उसने पलट कर कोई सवाल करना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि वह कायरा की टोन को काफ़ी अच्छी तरीके से समझ रहा था कि इस वक्त कुछ भी पूछना सही नहीं है। इसीलिए उसने बिना कुछ कहे जल्दी से वहां से जाने लगा। तभी कायरा ने एक ब्लूटूथ उसके सामने कर दिया और उसकी तरफ देखते हुए शांत भाव के साथ बोली, इसे लगा लो और मुझे अपडेट देते रहना। उसकी कही हुई बात को सुनकर अर्पित ने जल्दी से वह ब्लूटूथ उसके हाथों में से ले लिया और जल्दी से उसे अपने कानों में लगा लिया और फिर वह जल्दी से वहाँ से चला गया और सीधे जाकर वह मैनेजर के पास गया। बत्रा फैमिली मुंबई की टॉप फैमिलियों में से एक थी, इसलिए वह मैनेजर भी जानता था कि अर्पित बत्रा कौन है। इसलिए उसने बिना कुछ कहे सीधा ही उसकी बातों को मान लिया। जिस पर अर्पित ने जल्दी से अपने ब्लूटूथ से कायरा को कनेक्ट करते हुए कहा, कायरा काम हो गया है, तुम अपनी टीम को बोल सकती हो। वहीं रूम में खड़ी हुई कायरा ने सीरियस टोन में कहा और फिर उसने जल्दी से ब्लूटूथ ओके कहा और फिर जल्दी से सीरियस टोन में ब्लूटूथ पर बटन दबाया, जिसके कारण कायरा बैठे हुए सभी अलर्ट हो गए। वहीं कायरा ने अपने लैपटॉप की तरफ देखते हुए कहा, तुम लोग प्राइवेट लिफ्ट से अंदर आ सकते हो, जल्दी करो, वे लोग यहाँ से निकलने ही वाले हैं। कायरा की बात को सुनकर वह लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर जल्दी से अपने चेहरे को मास्क से ढक लिया, जिसके कारण सिर्फ उनकी आंखें ही दिखाई दे रही थी। वे लोग जल्दी से कार से उतरे और होटल की तरफ बढ़ गए और प्राइवेट लिफ्ट से ऊपर जाने लगे। उनके साथ अर्पित भी था। अर्पित सभी को गौर से देख रहा था, जैसे कि उनके चेहरे को देखने की कोशिश कर रहा होता है। यह देखकर उन सबको काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था और ये बात अर्पित भी समझ गया था, इसलिए उसने उन सभी से अपनी नज़रों को हटा लिया था। कायरा ने देखा कि वे लोग कमरे के से बाहर आने ही वाले हैं, जिस पर उसने जल्दी से एक ब्लैक जैकेट पहनी और फिर मक्खी वाले गैजेट को बंद किया और उसने अपनी बैग को खोला और उसमें से दो गन रखी हुई थी। उनमें से साइलेंसर लगा हुआ था और वह कायरा ने उन दोनों को गन को ले लिया और अपनी जैकेट में रख ली, क्योंकि जैकेट में गन रखने वाले भी थे। और उन सभी को देखते ही कायरा ने एक बार फिर से ब्लूटूथ में कहा, बी केयरफुल, जिस पर सभी लोग अलर्ट हो गए। लिफ्ट जाकर 10 फ्लोर पर रुके और वे लोग जल्दी से कार से बाहर निकले। कायरा ने अपनी कैप पहनी और मास्क लगाया और अपने गूगल भी पहन लिया था।
वह कमरे से बाहर निकली और वह जैसे ही बाहर निकली वैसे ही सामने वाले कमरे में से और भी लोग बाहर निकलने लगे थे। साथ ही वहाँ पर कायरा की पूरी टीम भी आ गई थी। जैसे ही वह लोग उस रूम से बाहर निकले वैसे ही सभी ने अपनी गन को उन लोगों पर तान दी। यह देखकर विपिन चक्रवर्ती और जॉन बिरला हैरान रह गए थे। इस वक्त पूरे कॉरिडोर में कोई और नहीं था। दोनों टीमें आमने सामने खड़ी हुई थी। विपिन और जॉन बिरला ने एक दूसरे की तरफ देखा और दोनों ने आंखों में इशारा किया। लेकिन तभी पूरे कॉरिडोर की लाइट चली गई। यह देखकर सभी लोग हैरान हो गए, लेकिन सिर्फ कायरा को छोड़कर। उसने अपने गूगल पर एक बटन प्रेस किया जिसके कारण उसे सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगा, क्योंकि उसकी आंखों पर लास्ट विजन वाला चश्मा लगा हुआ था, जिसकी वजह से उसे सब कुछ दिखाई दे रहा था। तभी कायरा ने अपनी गन को सभी की तरफ करते हुए कहा, नीचे झुको। और जैसे ही उसकी टीम पूरी नीचे झुकी, उसकी आवाज़ सुनी, वैसे ही उन्होंने बिना कुछ कहे कायरा की बात मानकर नीचे कर झुका लिया। तभी कई सारी गोलियां चलने की आवाज़ आई। थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो गया। वहाँ पर लाइट्स वापस आ गई थी और जब कायरा की पूरी टीम ने वहाँ का माहौल देखा तो सभी लोग हैरान हो गए, क्योंकि सब जगह खून ही खून था। जितने भी बॉडीगार्ड थे वह सभी लोग जमीन पर पड़े हुए थे और विवेक चक्र भी जमीन पर पड़ा हुआ था। सभी के सभी मारे जा चुके थे, लेकिन वहाँ पर जॉन बिरला कहीं भी दिखाई नहीं दिया था, जिस वजह से सभी लोग इधर उधर उसे देखने लगे थे। तभी एकदम से आरिस को एहसास हुआ कि कायरा भी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है, जिसकी वजह से उसने जल्दी से इधर उधर देखा और फिर परेशान होते हुए बोला, हाईएस्ट सीनियर कहाँ है? और जैसे ही सभी ने उसकी बात सुनी वैसे ही सब लोग हैरान हो गए और उन्हें भी एहसास हुआ कि वहाँ पर कहीं भी कायरा भी दिखाई नहीं दे रही है, जिसकी वजह से वह सभी ने कायरा को इधर उधर देखने लगे, लेकिन वहाँ पर कायरा कहीं भी नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ जॉन बिरला भागता हुआ बिल्डिंग की टॉप फ्लोर पर पहुंच चुका था। वह भाग से भागने का कोई भी रास्ता उसे नजर नहीं आ रहा था और उसके पीछे पीछे कायरा भी भाग रही थी। जॉन मिर्ला पूरी तरीके से पसीने से तरबतर हो चुका था, वह हाँप रहा था, जबकि कायरा के माथे पर अब पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें थी और वह गुस्से के साथ उसकी तरफ बढ़ने लगी थी, जिसकी वजह से जॉन बिरला भी पीछे की तरफ होने लगा था। अपने कदमों को वह एक एक करके पीछे बढ़ाते जा रहा था। अब वह बिल्कुल किनारे पर पहुंच चुका था। अगर उसने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो सीधे वह नीचे पहुंच जाएगा। लेकिन यह देखकर कायरा ने उसे गुस्से के साथ कहा, देखो जॉन, तुम्हें भी पता है कि मैं तुम पर गोली नहीं चला सकती, लेकिन एक बात अच्छी तरीके से जान लो, मैं तुम्हें यहाँ से भागने भी नहीं दे सकती। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ एक डील कर सकती हूँ। बस मुझे ये बता दो कि मुंबई और दिल्ली में ड्रग्स, दवाइयाँ और ह्यूमन ऑर्गन और इलीगल धंधे हो रहे हैं, इन सब के पीछे किसका हाथ है? मुझे ये भी बताओ कि तुम्हारा बॉस कौन है, और मैं तुम्हें वादा करती हूँ कि तुम्हें कोई भी कुछ भी नहीं करेगा और ना ही तुम्हें पकड़ेगा और तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन बस तुम्हें अपने बॉस का एक बार नाम बताना होगा। जॉन बिरला बुरी तरीके से हाँफ रहा था। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। यह देखकर कायरा को लगा कि शायद वह मान जाएगा। तभी जॉन बिरला के चेहरे से डर के भाव एकदम से चले गए और उसके चेहरे पर अब कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दिखाई दे रहे थे। वह जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगा। उसकी वह हंसी काफी भयानक नजर आ रही थी। उसने हंसते हुए कहा, कायरा, राइट, तुम क्या मुझे बेवकूफ़ समझती हो कि जिस थाली में मैं खा रहा हूँ उसी में छेद कर दूंगा? मैं इतना भी बेवकूफ़ नहीं है कि तुम जो चाहो कर लो, लेकिन मैं अपने बॉस का ना ही तो नाम बताने वाला हूँ और ना ही कुछ और भी। ना ही तुम मेरे बॉस का नाम जान सकते हो, ना ही कोई और जान सकता है। इसका पता तो तुम्हें कभी पता ही नहीं चल सकता कि मेरे बॉस कौन है। जब उसकी कही हुई बात को कायरा ने सुनी तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। उसका मन कर रहा था कि वह अभी इस वक्त जॉन बिरला को शूट कर दे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकती थी। उसे जॉन बिरला को जिंदा ही पकड़ना था, इसीलिए वह धीरे से अपने कदम उसकी तरफ पर ले जाने लगी। जॉन बिरला अभी हंसने में बिजी था कि उसने कायरा की तरफ देखा, जिस पर कायरा भी उसे देखने लगी। जॉन ने अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट को बिखेरी और हंसते हुए बोला, तुम मुझे भी नहीं पकड़ सकती।
मेरे बॉस को पकड़ना तो बहुत दूर की बात है। और यह कहते हुए उसने जल्दी से बिल्डिंग के ऊपर से ही छलांग लगा दी। कायरा ने भी उसकी तरफ छलांग लगाई, लेकिन वह सिर्फ उसकी जैकेट को ही पकड़ पाई थी। तब तक उसकी पूरी टीम भी वहां पर पहुंच चुकी थी। वहीं जॉन विल्ला को न पकड़ने के कारण कायरा गुस्से से वजह से पागल हो गई थी और उसने गुस्से से उस जैकेट को फेंक दिया और गुस्से से दीवार पर किक किया और गुस्से से बोली, सिट। वह इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रही थी और मन में बोली, मुझे किसी भी हाल में ये पता लगाना ही होगा कि इन सब में पीछे कौन है, इसका बॉस कौन है। मेरा मिशन सिर्फ रोहित सिंह तक ही सीमित नहीं है। ये सब जो प्यादे हैं, जिसे चला रहा है वह कोई और ही है। वहीं वह उसे गुस्से में देखकर आरुष जल्दी से उसकी फिक्र करते हुए, हाईएस्ट सीनियर, आप ठीक है ना। जिस पर कायरा ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। तभी पुलिस ने सायरन की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर कायरा ने जल्दी से सर की तरफ देखते हुए कहा, अब हमारा यहाँ रुकना ठीक नहीं है, जल्दी से यहाँ से निकलो। तभी पीछे से अर्पित ने आते हुए कहा, क्या मैं भी चलूँ तुम्हारे साथ। उसकी कही हुई बात को सुनकर कायरा ने उसकी तरफ गुस्से के साथ देखा और बोली, मेरे सामने को सामान को मेरे अपार्टमेंट में ले आना और मैं एड्रेस सेंड कर दूंगी। और उसकी तरफ जानलेवा नजरों से देखा। उसकी आंखों से देखकर ही अर्पित बुरी तरीके से डर चुका था और उसने जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाया और वहां से रफू चक्कर हो गया। सभी को एक बात अच्छे से समझ आ रही थी कि अर्पित हायर सीनियर से डरता बहुत है, जिसकी वजह से सभी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। वहीं कायरा ने जल्दी से सबकी तरफ देखते हुए कहा, जल्दी चलो। और सभी लोग वहां से चले गए। पुलिस वहां पर आकर सभी काम करने लगी थी। अमेरिका, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका लॉस एंजल्स में एक बड़ा सा बंगला, उसके एक रूम में जहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर्स रखे हुए थे और पूरे रूम में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। कंप्यूटर की रोशनी के आगे एक साइड में बैठा हुआ था और उसकी अंगुलियां कंप्यूटर पर तेजी से चल रही थी। वह काफ़ी ज़्यादा स्पीड से अंगुलियां टाइपिंग कर रहा था। वह शैडो ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए था और चेहरा भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उसने एक कैप लगा रखी थी और अपने सिर को झुका रखा था। तभी उसने जोर से एक मुक्का कंप्यूटर की स्क्रीन पर दे मारा और गुस्से से चिल्लाया, कायरा कायरा कायरा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तुम मेरे लोगों की हर इंफॉर्मेशन को कैसे निकाल लेती हो। और वह पागलों की तरह हंसने लगा। उसके हाथों से खून निकल रहा था और खून निकलकर फर्श पर गिर रहा था, लेकिन उसे जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसने अपनी चेयर को दूसरे लैपटॉप की तरफ घुमाया और एक फोटो पर क्लिक किया तो वह फोटो किसी और की नहीं बल्कि कायरा की ही थी। उसने अपने दूसरे हाथ से उस फोटो को अपनी अंगुलियां फेरी और बोला, हो कायरा, तुम क्यों इस चक्कर में पड़ रही हो। तुम क्यों मरना चाहती हो। तुम्हारी ये नशीली आंखें जिसने कोई भी डूबना चाहेगा। हाय क्या भला की खूबसूरत हो तुम। क्यों तुम इस चक्कर में पड़ रही हो। ये सब बोलते हुए समय उसकी आंखों में एक अलग ही चमक दिखाई दे रही थी। फिर उसके एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो गए थे। उसने गुस्से के साथ कहा, बहुत हुआ छुपन छुपाई का खेल। अब हम बातें आमने सामने करेंगे। सो बेबी, आई एम बैक। और वह पागलों की तरह हंसने लगा। उसके हंसने की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी। जैसे उसके हाथ से अभी भी खून निकल रहा था, लेकिन जैसे उसे अपने खून से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। तो आपको स्टोरी कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी। थैंक यू सो मच।